Good evening, namaste, salam, everyone, and welcome back to Dada's Zoom session, Zoom learning session. उन्हें पढ़ाने का बहुत बहुत शौक था। उन्हें शेरो शायरी का भी बहुत बहुत शौक था। एंड एवरी टाइम आई थिंक कि इस बार स्टार्ट दादा की तरह करें, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। दादा दादा ही थे। एंड yes, of course, today's remedy is Elm, and we have our beautiful RJ over here, Dr. Sonal Devalia. Most welcome. Yes, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। तो आज की मेडिसिन जो है वो एल्म। वैसे तो काफी छोटी मेडिसिन है, लेकिन जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे और कोई मेडिसिन इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। जैसे दादा बताते थे, इट्स अ स्पॉट मेडिसिन। मतलब कि एक सिचुएशन मेडिसिन है, ये पर्सनालिटी मेडिसिन नहीं है। हर कोई इंसान एल्म जैसा नहीं होता, लेकिन एल्म जैसे सिचुएशन ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ होती है। ठीक है, तो एल देखिए, आप इतने टाइम से बैक फ्लावर के साथ है, मैडम दादा हम सब आपको पढ़ाते हैं। तो एल्म आपको पता है कि जब कोई एक है और वो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा पुश करके, तो एक टाइम ऐसा आना है कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और उसको टेम्पररीली शॉर्ट टाइम के लिए सेटबैक जैसा फील होता है। मतलब कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, या तो डिप्रेस हो जा रहा है या तो बैठ जा रहा है। तो ये जो नर्वस ब्रेकडाउन है, ठीक है, वैसी सिचुएशन के लिए एल्म है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसी सिचुएशन कब कब आती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक जो है स्कॉलर स्टूडेंट या फिर सारे स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम्स विद इन अ वीक है, एक वीक में उनको बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि वी मेक अ प्लान कि भाई ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन जो बच्चे होते हैं जो काफी ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, जिनको एक ही साथ सारी चीजें करनी है, ठीक है, तो वो एक ये बुक उठाएंगे कि भाई मैं शाम को ये कर लूंगा, सुबह ये कर लूंगा, 1 घंटे बाद ये कर लूंगा। तो ये सारी चीजों के करने के बीच में वो बीच में काफी थक जाते हैं और सारी चीजें ऐसे रख के बैठ जाते हैं कि भाई यार ये इतना सारा है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे पास बहुत कम टाइम है। और सारी चीजें बंद करके वो बैठ जाएंगे ऐसे आपके सामने। ऐसा हमारे साथ भी बहुत होता है। दादा ने मुझे एल्म भेजी थी मेरे एग्जाम के टाइम पे। तो ऐसा बहुत जैसे आपके घर में आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है या फिर आपके बेटे की शादी है जहां पे हजारों काम आपको है, या तो आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पे आपको प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन सेट कर दी है कि भाई 1 हफ्ते में आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो देखिए, आप बोल रहे हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन तो सबके साथ होती है, तो क्यों एल्म ही क्यों हमेशा हर किसी के साथ नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता है? हर कोई इतना सीरियसली काम को नहीं लेता है। एल्म के साथ प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, ही इज अ ड्यूटी बाउंड पर्सन। मतलब कि एक बार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली, बाय हुक और क्रुक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काम पार करके रहेगा। मतलब अगर एक साथ उसने 10 काम ले लिए हैं, तो वो 10 काम को विथ परफेक्शन करना चाहेगा। हालांकि उसकी काम करने की कैपेसिटी सिर्फ 5 की है, ठीक है, पर एक बार अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, क्योंकि वो बहुत ही ड्यूटी बाउंड है। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 5 की 10 की 10 ले ली, उस 10 की 10 को उसको परफेक्शन के साथ उसको अचीव करना है। जब ये दो क्वालिटीज आपके पास आ जाए और आपके पास समय कम हो, तब एल्म वाली सिचुएशन डेवलप होती है। देखिए, कोई ऐसा जैसे मेरे जैसे रहेगा कि हाँ भाई चलो होगा 10, शुरू तो करते हैं, देखते हैं कितना होता है, और अगर नहीं भी होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं एल्म कंडीशन में नहीं आऊंगी। लेकिन एल्म जो है वो शॉर्ट टाइम में, क्योंकि वो माइंड से वर्क करता है कि हाँ मैं ऐसे कर दूं, क्योंकि माइंड में इतना ज्यादा डिटेलिंग चलता रहता है कि उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज के बाहर हो जाता है। एक टाइम अगर मैं सिर्फ 2 रोटी या 3 रोटी खा सकती हूँ, लेकिन एक टाइम में मैं अगर 6 या 8 रोटी खाने की सोचूं जो मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी से बाहर है, तो डेफिनेटली या तो मैं मिस्टेक कर दूंगी, या तो अगर मैं गोल अचीव नहीं कर पाती हूँ तो मैं टेम्पररली सेटबैक, टेम्पररली डिप्रेशन में आ जाऊंगी। तो यही एल्म के साथ होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिचुएशन, देखिए आप तो बोल रहे हैं कि सिचुएशन तो सबके साथ होती है, ये सेम सिचुएशन हम सबके साथ होती है, लेकिन एल्म जो इंसान है जो ड्यूटी बाउंड है, कैपेबिलिटीज के बाहर जाके पुश करके ये सारी चीजें करता है। और ये जब चीजें नहीं हो पाती, तब उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और वो एक साइड कोने में बैठ जाता है एकदम ब्लैंक। ऐसे ही एग्जाम्स में भी होता है बच्चों के साथ कि जब एक साथ बहुत सारी चीज जब आप अटेम्प्ट करने जाते हो विथ परफेक्शन, और फिर आपका नर्वस ब्रेकडाउन होता है,
तो टेम्पररीली कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, पर ऐसा नहीं है, वो काफी कैपेबल है, बस हाँ शॉर्ट टाइम की वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो एल्म एक ऐसी मेडिसिन है जो आप उसी स्पॉट पे उसी सिचुएशन में अगर आप इंसान को देते हो तो वो आगे जाके क्लियरली सोचने लगता है, वन स्टेप एट अ टाइम। मतलब कि अगर आपको 10 स्टेप चढ़ने हैं तो दो तीन दो तीन दो तीन करके नहीं, वन स्टेप एट अ टाइम करो। जितना हो सके, जितना तुम्हारी कैपेसिटी में आता है उतना करो, अगर नहीं भी होता है तो उसको छोड़ दो। तो एल्म आपके लिए ये करता है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी मेडिसिन हैं, पर मैडम आपको समझाएंगी कि कैसे क्या है और कितने सिमिलैरिटीज मेडिसिन में है। तो चलिए हम डॉक्टर रितु मैम को सुनते हैं। मैम प्लीज। म्यूट पे है, म्यूट पे है आप। थैंक यू सोनल मैम। मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। दो चीज अगर आप ध्यान रखें एल्म के लिए, ड्यूटी बाउंड एंड ओवरवेल्म विद द प्रेजेंट सिचुएशन। उस वक्त जो भी चल रही हो सिचुएशन, अगर उस वक्त ओवरवेल्म है आप, तो एल्म इज द बेस्ट रेमेडी। तो बेसिकली देखा जाए तो इट्स अ माइंड बूस्टर, राइट। तो ये एल्म इज अ माइंड बूस्टर। और कई बार इनफैक्ट एग्जाम के टाइम में दादा रेस्क्यू रेमेडी और एल्म दोनों मिला के देना पसंद करते थे। और ये अभी हम जब एल्म चाइल्ड में जाएंगे तब उस वक्त बात करेंगे। सो बोटेनिकल नेम इज उल्मस प्रोसेरा। और ब्यूटी ऑफ द प्लांट इज रिलेटेड एग्जैक्टली विद द एल्म एसेंस। जो डॉक्टर बैच की रेमेडीज हैं उनमें से एल्म जो है माइंड बूस्टर, वो बिल्कुल और बिल्कुल उसके पेड़ के साथ, उसके बार्क के साथ, उसकी वुड के साथ मैच करती है। एंड एज यूजुअल आई ऑलवेज सेड कि ये दादा का फेवरेट चीज थी कि स्टार्ट विद द प्लांट, स्टार्ट विद द बेस, स्टार्ट विद द रूट। so we can say that elm wood is very tough, very dense, and it does not get saturated with the water. अब इसका एग्जैक्ट मतलब अगर हम इसको एल्म एसेंस में लें तो ये हम समझ सकते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है, दे आर वेरी टफ। दे विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल नेवर से नो फॉर एनी ड्यूटी और रिस्पॉन्स। हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा। वो बाद में सोचते हैं कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, लेकिन दैट इज वन पर्सन यू कैन रिलाई ऑन कि ये कर ही लेगा। ये टूट जाएगा, कर जाएगा, लेकिन ये आपका काम कर लेगा। सो जस्ट लाइक द elm wood, this is very tough, dense, and does not get saturated with water. And traditionally, अब इससे भी समझ में आ जाएगा आपको elm essence का। ट्रेडिशनली इट हैज बीन यूज्ड टू मेक फर्नीचर, जो कि बहुत सारे वुड्स बनते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। बट इट वॉज यूज टू मेक बोट्स, इट वॉज यूज टू मेक कॉफिन्स। कॉफिन का वुड कभी आपने देखा है? उसको नीचे दबाया जाता है मिट्टी के अंदर। सो द कॉफिन वुड हैज टू बी वेरी स्टर्डी। एंड इवन द बोट्स, बोट्स ऐसी होती है कि वुडन बोट्स हैं, लेकिन वो पूरे ओशन में, पूरे सागर में उनको तैरना है। सो इट हैज टू बी वेरी डेंस। एंड एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो यूज्ड टू मेक वाटर पाइप्स। और वो वाटर पाइप्स जो अब कास्ट आयरन हैज बीन वाइडली अवेलेबल नाउ। सो नाउ यू कैन इमेजिन जो कास्ट आयरन है किसको रिप्लेस किया है? एल्म वुड को रिप्लेस किया है। सो अंडरस्टैंड द स्टर्डीनेस, द डेंसनेस, द टफनेस ऑफ एल्म वुड, कि उसको रिप्लेस किया है कास्ट आयरन ने इन मेकिंग दोज वाटर पाइप्स विच इज अवेलेबल नाउ वेरी इजीली, राइट। एंड जो अंदर की बार्क है, द बार्क इज ऑल्सो सो टफ दैट इट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स एंड मैट्स। रोप से भी आप समझ सकते हैं, रोप से एक वो ऐसी चीज होती है, या तो वो चढ़ने के काम आएगी या उतरने के काम आएगी, या टफ उस पे चीजें टांगी जाएंगी। सो द इनर बार्क ऑफ एल्म इज यूज टू मेक मैट्स एंड ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बोला रोप्स। सो द नेगेटिव एल्म इज बेस्ट डिस्क्राइब, माइंड बूस्टर हो गया ये तो हमें पता है। बट एक नेगेटिव एल्म को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कि अ फाइनल स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक, या दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। नाउ द ब्रेकिंग इज इन सच अ वे, इन बोथ द कंडीशन कह सकते हैं, द ब्रेकिंग कैन बी इन बोथ द कंडीशन, व्हेन वन इज ओवरपावर्ड और व्हेन वन इज काउड डाउन बाय द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी आप उनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, या तो वो ओवरवेल्म हो जाएगा, ओवर पावर्ड हो जाएगा, या काउड डाउन हो जाएगा, या एकदम ही बोलते हैं ना जिसमें अपना पूरा उनका जजमेंट लूज हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो दोनों सिचुएशन में, बिकॉज बोथ आर बाउंड विद द ड्यूटीज एंड responsibilities. So when an
इंडिविजुअल इज वेट डाउन विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो क्या होता है, बाय दे आर वेट डाउन बिकॉज दे आर लाइकली टू गेट, बोलते हैं ना, क्लाउडेड बाय अदर्स जजमेंट की वेदर दे विल एग्री विथ मी और नॉट, और या वो मेरे से जो मैं सोच रहा हूँ उस पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनके लिए वो दूसरे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस वक्त. सो सी, वंस दिस they cannot take their own judgment, once they don't, they are not able to take their judgment, उसमें क्या होता है, they start losing their own confidence. And once they lose their confidence, they feel very dejected. They feel very despondent. And despondent and dejected by regarding their own aptitude, their own quality. कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. So there is a, जब हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंस पाएंगे तब हम ये समझेंगे कि फिर ये लार्ज से कैसे डिफरेंट हुआ. बिकॉज उसमें भी ये होता है कि देर इज अ फियर ऑफ फेलियर, राइट. नाउ जब ये इंसान को लगता है दे आर नॉट रिलाइंग ऑन देयर ओन जजमेंट, या दे आर डिजेक्टेड और दे आर डिस्पॉन्डेंट, again a hairline difference between gentian and of course elm. तो elm essence का काम ये होता है, it helps to bring back, it helps to reinstate that loss of confidence. जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, एल्म का काम होता है. और ये होता है प्रेजेंट वर्क में, जो भी आप काम कर रहे हैं उस वक्त अगर आपको फीलिंग हो रही है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, वही काम जो वो इंसान बहुत अच्छे से पहले कर चुका है और अब उससे नहीं हो रहा है, इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन पे आप अगर आप एल्म देते हैं, तो इट हेल्प्स टू reinstate that loss of confidence in them and bring back that optimism, as well as remind them कि yes you have that ability, yes you have that confident ability in you, या aptitude है आप में, आपकी quality है to do all this work. So elm essence का बहुत सुंदर सा, बहुत बोलते हैं ना, एक सटल सा एक्सपीरियंस होता है इंसान के ऊपर, धीरे से उसके अंदर रीइंस्टेट करना उसका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस. राइट. नाउ वी कम टू एल्म चाइल्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. जस्ट कपल ऑफ डेज बैक माय सन वाज टेलिंग मी कि साल तो शुरू हुआ नहीं है और कोटा के अंदर इतने सुसाइड केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों के. एंड कोटा इज इनफेमसली फेमस फॉर आईआईटी कोचिंग and for all those type of coaching, and which I can say is very overwhelming, is very overtaxing on children. पहले हम देखा करते थे कि कोचिंग स्टार्ट होती थी, आईआईटी की कोचिंग होती थी, चलो 10th 11th 12th में, धीरे धीरे वो 9th 10th 11th 12th में होने लगी, फिर वो 8th से ही होने लगी. अब हम ये देखते कि 7th 8th 9th 10th 11th 12th, अगर 5 साल आईआईटी की कोचिंग के लिए चाहिए, तो मैं ये पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ कि you are parents and I am being very strong in my words that you are parents. आपको ये चीज नहीं समझ में आती कि एक ही चीज बच्चा अगर कर रहा है 5-6 साल तक, ओवरवेल्म होगा. कहीं ना कहीं जो स्ट्रांग बच्चे होंगे फिर भी निकल जाएंगे, पर हम पेरेंट्स की, मैंने इतना पैसा लगाया तुम्हारी पढ़ाई पे, मैंने तुम्हें वहां पे कमरा दे के रखा है और तुम पढ़ते नहीं हो. आपको क्या लगता है बच्चे पढ़ते नहीं? बच्चों को खुद को एक जगह नहीं पहुंचना है, बच्चों को खुद को बहुत बड़ा काम नहीं करना है. दे ऑल वांट टू डू. Be in that position before you shout at your kids. Be in that position before you make them realize that what you have done. आपने कुछ नया नहीं किया है, आप पेरेंट्स हैं, आपने सिर्फ अपना काम किया है, बच्चा भी अपना काम कर रहा है. बट कई बार ओवरवेलमिंग सिचुएशन इतनी होती है कि कई बार नहीं, अब आजकल फ्रीक्वेंटली बच्चे सुसाइड करने लगे बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस ओवरवेलमिंग सिचुएशन, जहाँ पे 7 से बच्चा वही चीज की तैयारी कर रहा है, day in day out, hammering at the school, at the house, peer pressure. So this is a kind request to each and every parent, to the teachers, कि कहीं तो आप लोग भी अपना ब्रेक लगाएं. सबको आईआईटीएन बनना है, दैट्स ओके, बट एक एक स्टॉपेज कहीं होना चाहिए. 10th 11th 12th की पढ़ाई, आई गेस इट शुड बी इनफ. अगर बच्चे को आप 7 से तैयार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है. तो एल्म दादा ने बहुत सारे बच्चों को, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, मुझे याद भी नहीं है, बट जस्ट इन द मॉर्निंग आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर रेशमा एंड डॉक्टर मानसी. तो डॉक्टर मानसी ने मुझे बोला मेरे पास एटलीस्ट 148, मेरे पास एटलीस्ट 148 बच्चों की लिस्ट है जिनको दादा ने रेस्क्यू रेमेडी और एल्म दी है. एंड इट इज ओवरवेलमिंग थिंग कि अगर हमको इतने बच्चों को रेस्क्यू रेमेडी और एल्म देनी पड़ी है जस्ट बिकॉज दे आर ओवरवेल्म विद देयर होमवर्क, they are exhausted with their homework, they are exhausted with the largeness of the homework, कि टीचर्स इतना होमवर्क देते हैं.
हो सकता है देना भी पड़ता होगा, बट कहीं ना कहीं हमको एक मिडिल पाथ लाना पड़ेगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैड टू टेक दिस थिंग इन अ बिगर सेक्शन, क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है. The kids are very much capable of doing what they are doing, but sometimes they are not able to manage. And when they're not able to manage, फिर ये overwhelming situation आती है, then they get very exhausted. That is the time, please remember to give your kids, नहीं तो एग्जाम के टाइम में दे दीजिए उनको रेस्क्यू रेमेडी और एल्म दे दीजिए. there is no harm, and it helps them to bring back to that period of despondency. वो जो छोटा सा पीरियड आता है डिस्पोंडेंसी का या डिजेक्शन का, it helps them to be back into that capable situation. सो प्लीज, इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है. आप बिंदास अपने बच्चों को रेस्क्यू रेमेडी और एल्म का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू एल्म एनिमल्स, द पेट्स. इनमें भी होती, बेजुबान जानवर होते, बोल नहीं सकते हैं, बट ओवरवेलमिंग सिचुएशन बहुत सारी होती है. आई कैन काउंट मिलियन ऑफ सिचुएशंस लाइक व्हेन दे आर लीविंग देयर होम. जब आप उनको कोई डॉग हाउस में छोड़ने जाते हैं बिकॉज यू हैव टू ट्रैवल. सो दिस इज एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन फॉर देम ऑल्सो कि मुझे ये छोड़ के जा रहे हैं और मेरे को इस घर से भी ले जा रहे हैं, वापस इस घर में लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे. या चेंजिंग हाउसेस, आप हाउस चेंज करते हैं, आपके लिए भी ओवरवेलमिंग होता है क्योंकि एक अटैचमेंट होता है. तो सेम टू सेम जानवरों के साथ भी होता है. देन व्हेन देयर आर टू मेनी गेस्ट visiting your place and your attention is diverted to those guests rather than, वो बेजुबान जानवर को लगता है कि अब मेरे पर कम अटेंशन होगा, मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा. दैट इज थॉट गोइंग ऑन इन द माइंड. कुछ भी थॉट हो सकता है. एंड स्पेशली व्हेन दे आर बीइंग ग्रूम्ड, ओवर ग्रूमिंग भी होती है. वो हमारा इच्छा होती है कि हम उसको ग्रूम कराएं, उनके बाल निकालें, उनके नेल क्लिप्स कराएं. दैट इज अगेन एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन फॉर देम बिकॉज द अदर पर्सन इज टचिंग देम. beside their owner, some other person is touching them and they are asked to keep absolutely very still, right? Again, this is an overwhelming situation for them. And then there are guide dogs, police dogs who are trained like robots. So this is again very exhausting situation for them. And then there are race horses or show dogs, जहाँ पे उनको लगता है कि they are absolutely all alone on the stage और पूरी दुनिया उनको देख रही है. So इट इज वेरी ओवरवेलमिंग. जैसे बच्चों के लिए नहीं होता, एक छोटा सा बच्चा होता है, आपने उसको खड़ा कर दिया पोएम के लिए. कई बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, बोल लेते हैं, बट कई बच्चों को लगता है, वो ढूंढते रहते हैं कि मम्मी कहाँ है या टीचर कहाँ है. सो द टीचर्स एंड द मदर इज स्टैंडिंग इन द साइड, तो वो बार बार देखते रहते हैं, अच्छा आप हो ना. बिकॉज दैट इज एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन. नॉट दैट कि बच्चे को नहीं आता है, बट एक थोड़ा सा डर लगता है, एक थोड़ा सा लगता है कि ये लोग सब जने मुझे देख रहे हैं, कोई क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा. क्लैप कर रहे हैं तो भी ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है. So it is a beautiful remedy. In fact, all the remedies are beautiful if taken and if given in appropriate situation. और अगर आपको स्ट्राइक कर जाए और अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं, it is a wonderful experience. It is a wonderful thing, right? So पैराफंक्शनल इसकी जो हैबिट्स होते हैं जो आपको दिखेंगे, वो इनर फटीग दिखेगा. कई बार कैसा होता है, खाना बराबर खाया, सब कुछ बराबर चल रहा है, घर में आपको रेस्ट भी मिल रहा है, सब हो रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत थकान सी महसूस हो रही है. दैट इज एन इनर फटीक वेर यू कैन नॉट डिस्क्राइब योर फटीक, वेर यू कैन नॉट डिस्क्राइब कि मेरे को थकान क्यों हो रही है. देन देर इज एंशियसनेस, देन देर इज नर्वसनेस. वो शादी का घर होता है ना, कि आप दौड़ दौड़ के सब काम कर रहे हैं, आप में करने की क्षमता है फिजिकली, बट अंदर से आप टायर्ड हो जाते हो, राइट? और बहुत सारे काम होते करने के लिए. सो दैट इज अगेन एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन. और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथी हम बताएंगे, लेकिन आपको नर्वसनेस से और एंशियसनेस से समझ में आ जाएगा कि आर्सेनिक एल्बम है और आर्निका भी है. एंड दे आर इंटिमिडेटेड बाय ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज थ्रोन टू देम. दैट इज अ होपलेस सिचुएशन. आपको लगता है मैंने इतना सारा रायता तो फैला दिया, अब मैं इसको समेटूं कैसे? मैंने बहुत सारे काम हाथ में ले लिए, लेकिन अब मैं कौन सा काम पहले करूं और किसको फिनिश करूं? तो इसको दादा की लैंग्वेज में बोलते, मैंने बहुत सारा रायता फैला दिया, राइट? सो नाउ वी कम टू दैट दादा's मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट डेज के उनकी हमारी टीचिंग्स थी the similarities and differences between the current remedy that we are talking about with other remedies. So yes, the first is L-N gentian. In both the cases क्या होता है, the despondent, they are depressed, they are willing to give up. दोनों में होता है कि दोनों में डिस्पोंडेंसी होती है, दोनों में डिप्रेशन सा आने लगता है, डिजेक्शन सा आने लगता है, एंड दे आर रेडी टू गिव अप. लेकिन एक
हेयर लाइन डिफरेंस क्या होता है? तो हेयर लाइन डिफरेंस एल में ये होता है, दे हैव एग्जॉस्टेड दैट एंटायर एनर्जी इन दैट, बोलते हैं ना, इन दैट हाई परफॉर्मेंस राइट नाउ। जो भी उनके पास जितनी भी एनर्जी होती है वो एक हाई परफॉर्मेंस लगा देते, वो करंट टाइम में जो भी काम कर रहे होते हैं, एंड दैट बिकम्स सो ओवर टैक्सिंग ऑन देम, राइट? तो उनको फिर लगने लगता है अब ये मुझसे होगा या नहीं होगा। दैट इज अ डिजेक्शन फेज। और इधर जेंशन में क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट होता है, या कह सकते हैं कि देर इज सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दैट क्विकली टेक्स अवे देयर पॉजिटिविटी, दैट क्विकली टेक्स अवे देयर एंटायर करेज। और फिर क्या होता है? नेगेटिव एक्सपेक्टेशन उनको होने लग जाती है कि नहीं, अब मुझसे तो नहीं हो सकता। So this is a hairline difference between elm and gentian. So our next is the similarity and difference is between elm and hornbeam. एल्म एंड ऑलिव भी आएगा, लेकिन एल्म और हॉर्नबीन एंड एल्म और ऑलिव का माइन्यूट सा अगेन है। तो एल्म और हॉर्नबीन में क्या है? बोथ आर कन्विंस्ड दैट दे विल नॉट बी एबल टू मास्टर अ सर्टेन टास्क दैट इज इन देयर हैंड। अब क्यों होता है? लेकिन दोनों का डिफरेंस वापस अलग है। दोनों में सेम है, सिमिलैरिटी दोनों की सेम है कि मैं तो ये मास्टर नहीं कर सकता, इस चीज को जो भी हाथ में काम लिया वो मैं इसको मास्टर नहीं कर सकता। तो एल्म क्यों नहीं कर सकता है? Because despite mastering the same task which is in their hand right now, पहले उन्होंने कई बार उस टास्क को मास्टर किया होगा, लेकिन अब उनके बस में नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन, ये सोच सोच के कि ये मैं पहले काम कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब ये काम मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज अ पासिंग फेज, वी नो। एल्म के साथ क्या होता है? दिस इज अ पासिंग फेज। बट अभी क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज दे पे टू मच इम्पोर्टेंस टू दिस टास्क। Now I'll give you one very beautiful example, and this is my example. I remember some 15 years back, मैंने 21 किलोमीटर्स किया था। सो माय फर्स्ट टाइम आई वाज ओवर एक्साइटेड, और वो बहुत इजीली हो गया था क्योंकि मैंने बस कर लिया था। आई हैड मास्टर्ड दैट थिंग एंड इट वाज अ टाइमिंग मेरा बहुत अच्छा था। लेकिन जब सेकंड मैराथन आया, सो आई पेड टू मच इम्पोर्टेंस टू द टास्क ऑफ मैराथन, और मैं उसकी इतनी प्रेपरेशन कर रही थी। अगेन उसको हम है ना आईआईटी की कोचिंग के साथ भी मैच कर सकते हैं। मैंने 6 महीने 5 महीने से पहले से इतना ज्यादा उसकी ट्रेनिंग करनी चालू हो गई थी कि एंड तक आते आते मुझे लगने लग गया था तो मुझसे होगा भी या नहीं होगा। आई वॉज सो ओवरवेल्म। एंड बिलीव मी, जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था उसके टाइमिंग में और सेकंड मेरे टाइमिंग में कम से कम 10 मिनट का फर्क था, डिस्पाइट सो मच ऑफ ट्रेनिंग दैट आई वॉज डूइंग। सो दिस इज एल्म। अब यही चीज हॉर्नबीम के साथ क्या होती है? दे लैक एनर्जी टू डील विथ डेज यूजुअल वर्क, एंड दिस हैपेंस स्पेशली इन द मॉर्निंग। ठीक है, उनसे ये होता है कि ये काम बॉदरसम है, ये काम एकदम लाइक दे डिसलाइक द वर्क। बट बाय इवनिंग दे स्टार्ट फीलिंग कि यस मैं ये कर सकती हूँ यार, मैं ये काम कर सकता हूँ। बट द सेम सिचुएशन हैपेंस द अदर डे, अगेन दे फील डिजेक्टेड, दे फील नहीं ये मुझसे होगा ही नहीं। सो जो भी डेज यूजुअल वर्क होता है, एवरी मॉर्निंग यू फील लाइक मुझसे नहीं होगा, एंड यू स्टार्ट फीलिंग डिजेक्टेड। बाय इवनिंग यू स्टार्ट फीलिंग कि शायद मुझसे हो जाएगा। सो रिपीटेड आपने देखा कि ये मॉर्निंग में ही होता है। सो दिस इज हॉर्नबिल। लेकिन होता दोनों में सेम ही है, दैट दे विल not be able to master that certain task which is given to them that present time, that present situation, right? Now comes elm and larch. Both have a fear of failure. अब elm में कैसा होता है कि when you are overworking, when a elm personality is overworking, they keep on worrying about that judgment. उनको ये वरी रहता है कि मैं ये काम बराबर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे सेम मेरे को लगने लग गया था कि अब मैं ये टाइम को बीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। द सिमिलर वर्क आई हैव डन इट अर्लियर, बट अब मेरे को जजमेंट होने लगा बिकॉज आई वॉज पेइंग सो मच अटेंशन टू दैट टास्क, सो मच अटेंशन टू द टास्क, कि वो सेम चीज से मुझे वो डर लगने लगा कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी इस बार। सो दिस इज एल्प। एंड नाउ लार्ज। लार्ज मैंने एल्प में बता दिया कि ये मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं। लार्ज में कैसे होता है? दे हैव दिस बिलीव दैट दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। उनको तो ये बिलीफ ही होता है कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। एक माइन्यूट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉन्स्टेंटली उनके अंदर दिमाग में कंपेयरिंग विद, बोलते हैं ना, जो सक्सेसफुल बैच होता है ना उसके साथ उनका हमेशा कंपैरिजन चलता रहता है। दैट
दैट हिडन इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स से उनको डर लगता है कि ये सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे जैसे वो लोग सक्सेसफुल है। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग देमसेल्व्स। सो वो पहले से ही सोच लेते कि नहीं मुझसे होगा ही नहीं। दैट फियर ऑफ फेलियर, हियर द कंपैरिजन इज देयर। वहां पे उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनका तो अपने आप से ही है कि भाई उनका वो जजमेंट है कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन सक्सेसफुल। यहाँ पे कंपैरिजन है विद द सक्सेसफुल वंस। I hope everybody is getting it. If not, you can put your questions. If not, you can again ask me at the end of the session because it is just about getting over. Because we are having this last similarity and difference between elm and olive. अब elm and olive में कैसा होता है? They both have a habit of doing overdoing things. Things को overdo करना इनकी फितरत में होता है। तो elm की फितरत कैसी होती है? अभी हमने कहा थी कि ठीक है वो ओवर वर्क करते हैं, बट हियर व्हाट हैपेंस, दे ओवर आइडेंटिफाई विद द टास्क इन हैंड। उसको ओवर आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं अपने दिमाग के अंदर, जो भी हाथ के अंदर टास्क होता है। एंड दे फील सो रिस्पॉन्सिबल कि नहीं, ये तो मुझे किसी भी तरह खत्म करना है। एंड वेन दे डोंट नो हाउ टू गेट टू दैट पोजिशन, फिर उनमें डिजेक्शन आने लगता है। सो यर कैसा हो रहा है कि व्हेन वी कंपेयर इट विद ऑलिव, ये हो रहा है ओवर आइडेंटिफाइंग द टास्क इन हैंड। और फिर हमें लगता है कि नहीं अब तो ये मुझसे नहीं होगा, बिकॉज दे नो कि दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट नाउ इन द सेम वे ऑलिव में क्या होता है, ऑलिव का एक बहुत खास चीज होती है कि दे विल कीप ऑन गोइंग इट, दे विल कीप ऑन गोइंग इट टिल द एंड ऑफ द लाइन। जब एंड ऑफ द लाइन में आएगा ना, जब लगेगा फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली दे आर जस्ट ड्रेन्ड आउट, अब उनके अंदर ना फिजिकल बचा है ना माइंड में बचा है कि अब मुझसे कुछ भी होगा। दे आर सो ड्रेन्ड आउट कि रेस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन दैट इज entirely out of question. So this is a mild difference between elm and olive. Now, of course, we will again ask ma'am to join us as we are going to discuss the complementary homeopathy remedies. Yes, मैम ma'am? ऋतु, थैंक यू सो मच। Hmm. आपने एक जो इंसाइट दिया है एज अ एल्म चाइल्ड कि एक एल्म जैसी छोटी सी मेडिसिन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर एक टाइम पे अगर उसको दे दी जाए, तो मुझे लगता है कि आपने बोला कि बहुत सारे नर्वस ब्रेकडाउन या बहुत डिप्रेशन या तो इट्स सुसाइड, सुसाइड का जो इम्पल्स है वो तक रोक सकती है। बिकॉज इट्स वेरी वेरी फ्रेंकली वंडरफुल। मुझे ये दो वर्ड्स बहुत कम पसंद हैं, ये नर्वस ब्रेकडाउन और सुसाइडल। बिकॉज अगेन इन दादा's लैंग्वेज, द मेंटल हेल्थ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। इट्स जस्ट दैट वी नीड अ पुश फ्रॉम अदर्स, वी नीड अ पुश फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, वी नीड अ पुश फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। सो यस ऑफ कोर्स मैम। कि अगर ये एस्पेक्ट आपके माइंड में है, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान, हर एक फिजिशियन, हर एक पेरेंट, मुझे लगता है कि अपने बच्चे को या तो फिर वो चीज दे के एटलीस्ट वो सारी चीजों तक ना लेके जाए, तो ये एक इंसाइट बहुत ही ब्यूटीफुल था। दूसरी मैम की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, होम्योपैथी में जो सारी एग्जामिनेशन फंग से रिलेटेड जो सारी मेडिसिन यस। है, जैसे केलकेरा काब हो गई, अपनी सिलिशा हो गई, ठीक है, ये और जलसेमियम हो गई, ये एक कैटेगरी में आती है। दूसरी, जब एक बहुत अच्छी मैडम ने बात की कि जब हम इमोशनली भी हम ओवरवेल्म हो सकते हैं, कि मान लीजिए कि हमारे लाइफ में कोई शॉक आया, हमारा ब्रेकअप हो गया, या फिर एक साथ इतने इमोशंस हमारे सामने हैं कि या तो इंसान, क्योंकि ये डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी की कैटेगरी की मेडिसिन है, इट्स अ डिप्रेशन मेडिसिन। एल टेक्निकली डिप्रेशन मेडिसिन है, कि जब एक इंसान बहुत सारे उसके माइंड में कि उसका ब्रेकअप हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, या तो इंसान डिप्रेस होके बैठ जाता है, या तो स्टूपिड हरकत करने लगता है, या तो अपने आप को हार्म कर लेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी तरह के स्ट्रेस में होते हैं, किसी तरह के ओवरवेल्म के होते हैं, वी कैन नॉट थिंक स्ट्रेट, हम लॉजिकली नहीं सोचते और कुछ स्टूपिड से हरकत करने बैठते हैं। तो एल्म में जैसे इग्निशिया है, नेट्रम्यूर है, या अपनी नक्स वोमिका, जो हम इम्पल्सिवली इमोशन से ओवरवेल्म होके जब हम डिसीजन लेते हैं, तो ये सारी कैटेगरी की मेडिसिन आती है। दूसरी कि बहुत सारी वेरीनेस की मेडिसिन, जैसे मैडम ने बताया कि आर्सेनिकल। दूसरी की मेंटली एग्जॉशन की वजह से, जैसे सारे एसिड ग्रुप की मेडिसिन, जैसे फॉस एसिड है, या पिक्रिक एसिड है, या फ्लोरिक एसिड है, ये भी सारी मेडिसिन है जो एल्म से अलाइन करती है। एग्जैक्टली। ओके मैम, तो ये मेरे साइड से था, आप
क्वेश्चन नहीं, बस मेरी है तो तरफ से भी इतना ही था, बट सर ने जो मेरे को आर्निका और आर्सेनिक एल्प का बताया था वो ये था। आर्निका में उन्होंने वर्ड टू वर्ड आई विल रीड, एनी इलनेस अकरिंग आफ्टर ओवर एक्सर्शन ऑफ एनी ऑर्गन. So here we are talking about homeopathy. So we are talking about complementary homeopathy, but in physical situation, and becomes the patient becomes morose and indifferent and is unable to work. Again, this is arnica, right? And arsenic album में यही था कि it's a rapid sinking of vital strength. Now please understand, it's a vital sinking of sinking of vital strength. एंड एंशियसनेस होती है, फियरफुलनेस होती है, मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है आर्सेनिक एल्बम में. सो व्हाई दीज बोथ रेमेडीज सो इम्पोर्टेंट? अगेन, उसी वक्त जो काम की कर रहा है इंसान, अगर उसी वक्त आर्निका आर्निका का भी यही होता है, आर्सेनिक एल्बम का भी यही होता है, इमीडिएट इफेक्ट में दे वर्क ऑन यू, ऑन ओनली और नॉट ओनली मेंटल स्ट्रेंथ बट अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी होम्योपैथी वर्क करती है. नॉट BFR, it only works on your mental symptoms. Just to once again, just to gauge about this. So do we have any questions? So let's take the questions. मैम कोई questions है तो चेक कीजिएगा एक बार. हाँ मैम, इसमें आ पहले रही तो है. हाँ, रजा सर ने और डॉक्टर समीर ने एक मेडिसिन सजेस्ट की है। रजा सर ने बोला है कि कालीफॉस, यस सर, यस डेफिनेटली सर. कालीफॉस। हाँ, और समीर सर ने कहा है कि कार्सिनोसिन, यस सर, डेफिनेटली बहुत सारी मेडिसिन है। और कालीफॉस और कार्सिनोसिन आई थिंक बहुत ही प्राइम मेडिसिन है। यस. मैम, एक नवनीत जी का मैसेज है कि क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं क्या? देखिए तो लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए कैसा होता है, अगर ये डिस्पोंडेंसी स्टेज है, डिजेक्शन स्टेज है, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट में कोई टास्क है ना उसके लिए दी जा रही है, तो वो प्रेजेंट टास्क खत्म हो जाएगा तो आप RR कंटिन्यू कर सकते हैं, एल्म की जरूरत नहीं होती है. एल्म एक छोटी सी रेमेडी को इसलिए बोला गया क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपको डिजेक्शन हो रहा है, जो भी आपको डिस्पोंडेंसी हो रही है, उसके लिए ले लीजिएगा. एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट सिचुएशन. और अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे तो कोई नुकसान नहीं है, बट यू विल गेट द रिजल्ट्स. यस ऑफ कोर्स. यस मैम. यस, जैसे मैडम ने बताया कि ये एक स्पॉट रेमेडी है, एक्यूट चीज के लिए दी जाती है, तो मुझे लगता है कि जब तक टास्क खत्म नहीं होता आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन कोई भी बैक फ्लावर मेडिसिन आप एटलीस्ट 10 डेज के लिए दे के देखें। अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आप और एक आध हफ्ते तक उसको खींच सकते हैं। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको स्टॉप करना चाहिए और दूसरी मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। आप जैसे नुकसान किसी चीज का नहीं है, लेकिन अननेसेसरी मेडिसिन को मंथ्स तक देख के एक ही मेडिसिन तक रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैडम ने बोला, अगर शॉर्ट टाइम के लिए है तो जहां जब तक वो टास्क चला ना जाए तब तक आप एटलीस्ट एक आध हफ्ते तक, या तो जैसे एग्जाम्स आ रही हैं तो आप एक हफ्ते पहले, जैसे मैडम का और दादा का जो एग्जाम का जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी शायद एल्म है, तो वो भी आप दे सकते हैं उससे पहले और उसके बाद। यस मैम. नर्वस एग्जॉशन, रजा जी सर बोल रहे हैं, नर्वस एग्जॉशन, फटीग फ्रॉम ओवरवर्क एंड स्ट्रेस फॉर फिक्स फॉर, हाँ डेफिनेटली सर। यस सर. यस मैम, रजा सर, प्लीज. मानवी जी पूछ रहे हैं कि क्या एल्म को इम्यूनिटी बूस्टर की तरह दे सकते हैं क्या? नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए नहीं, वो ठीक है उस वक्त इम्यूनिटी पे काम इसलिए कर रही है क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है, या आपको डिजेक्शन हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपका जो भी जजमेंट है वो कहीं फॉल्टी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए दे रहे हैं, तो वो देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लग जाएगा. बट इट्स नॉट एन इम्यूनिटी बूस्टर, प्लीज लेट मी टेल यू. इन प्लेन लैंग्वेज इट्स नॉट एन इम्यूनिटी बूस्टर. लेकिन आपकी इम्यूनिटी मतलब आपके दिमाग पे अगर काम कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी शरीर में भी जान आ जाती है. ठीक है। और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट एंड इफ कीजिए, और एनीबडी वांट्स टू अदरवाइज अनम्यूट, काइंडली अनम्यूट. आपको कुछ बोलना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. वी विल बी हैप्पी टू हैव योर परसेप्शन ऑन द एल्म रेमेडी. क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है तो यस. डेफिनेटली सर, हमारे सीनियर डॉक्टर्स अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इनपुट और इंसाइट देना चाहे, सर प्लीज कम। रजा सर, डॉक्टर समीर सर, राणा सर। Someday we would like to have Samir sir's views. हाँ डेफिनेटली मैम, उनको अनम्यूट कीजिए अगर सर। Samir sir, unmute. Yes.
हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑल। गुड इवनिंग। बेसिकली जैसे मैडम ने एल्म का खुद का एक एग्जांपल दिया, आई हैव आल्सो टेकन एल्म फ्यू डेज बैक ओनली। मोर और मुझे वायरल हुआ था एंड आई वाज एडमिटेड इन बिटवीन। बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर वर्क किया था मैंने। यानी आई वाज वर्किंग सिंस मॉर्निंग 9 टू मोस्ट प्रोबेबली टिल 9। एंड उसके बाद एक फियर बोलो तो फियर भी डेवलप हुआ था कि नाउ हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन। तो उस टाइम पे मैंने, और वीकनेस भी काफी थी, तो मैंने अश्वगंधा, म्यूमुलस, साथ में एक इल्म एल्म शुरू किया था। एंड डेफिनेटली इट हेल्प मे बी इन अ वीक और सो। पर मिमुलस और एल्म मुझे उस टाइम पे काफी हेल्प किया था। एंड हाँ, रेस्क्यू भी। रेस्क्यू इन बिटवीन मैं लेता रहता था एंड स्टिल टिल डेट आई एम टेकिंग रेस्क्यू इन बिटवीन। पर ये काफी बार जो ये ओवरवेलमिंग सिचुएशन का जो फीलिंग रहता है ना, वो एक आप एक्सपीरियंस करते हो तो उसको समझना भी काफी बार एक टाइम के बाद आपको समझ में आता है कि ओके, दिस इज ओवरवेलमिंग सिचुएशन दो यू आर डीलिंग मोस्टली ऑन डेली बेसिस। यस सर। और कई बार खुद के लिए समझना वो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि हम ओवरवेलमिंग सिचुएशन से पास ऑन हो रहे हैं। काफी बार पेशेंट जब बोलता है तब भी वो समझना, वो बोलता है कि नहीं, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये टास्क भी कर रहा हूँ, वो टास्क भी साथ में कर रहा हूँ, मैंने ये वर्क भी लेके रखा है। काफी बार फीमेल के केस में हमें बहुत ज्यादा मिल जाता है कि मैं ये वो, एंड दे आर फीलिंग प्राउड समटाइम्स कि मैं ये सब कुछ साथ में कर रहा हूँ, वो या ये सुपर सब वुमेन सब कुछ वाली साथ में हैबिट है कर ना रहा हूँ। सर, हम लोगों में सुपर वुमेन वाली हैबिट है ना हमें। हाँ, हाँ, हाँ। राइट तो सर। उस टाइम पे कैसा होता है कि दे आर फीलिंग प्राइड के नहीं, मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। पर वो कब एक ब्रेकडाउन सिचुएशन में चली जाएगी वो पता नहीं है। वो कब वो ब्रेकडाउन सिचुएशन, जैसे मैंने अपने लिए बोला कि वो कब मैं ब्रेकडाउन सिचुएशन में चला गया, आई वॉज नॉट नोइंग। यस। तो ये सभी सिचुएशंस में एल्म काफी बार हेल्प करती है। एक सर्जन का केस बहुत साल पहले मेरे साथ था। उसमें उसको ऐसा था कि ही हैज परफॉर्म सर्जरीज लाइक एनीथिंग। एंड उसको एक स्टेज पे ऐसा था कि अभी मैं इतने घंटे काम कैसे कर पाऊंगा। एंड मे बी दिस इज मे बी 8 or 10 years बैक आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड तब एक्चुअली मुझे एल्म पता चला कि नहीं, ऐसे कंडीशन में भी एक इतना अच्छा परफॉर्म करने वाला सर्जन जो 10-10 12-12 घंटे काम कर रहा है, एंड सडनली ही फील्स लाइक दिस। तो ये कई बार कैसा रहता है